नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने बिहार करंट अफेयर सीरीज में। बिहार करंट अफेयर सीरीज के हम लोग जुलाई महीने में सेकंड पार्ट वाला वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसके पहले वाले जो वीडियोस अगर आप नहीं देखे हो तो जरूर देखिएगा, आपके फोर्थ कमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जितने भी बिहार से रिलेटेड है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कॉमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को बेसिकली कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये तो फाइनल है कि 13 दिसंबर को बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है प्रीलिम्स का। तो उसके लिए ऑल द बेस्ट अभी से, और तैयारी जितना हो सके कीजिए। अगर आपको साइंस के वीडियोस देखना है जनरल साइंस के, तो उसके लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि 10 मार्क्स तो आएगा ही साइंस से रिलेटेड। मैथ से रिलेटेड भी मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो भी डाले हैं, ठीक है, लॉन्ग वीडियोस भी डाले, तो आप देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट डिनाइज डिक्लाइंस इंटरिम स्टे ऑफ पटना हाई कोर्ट डिसीजन। तो आपको पता ही है कि बिहार गवर्नमेंट ने इलेक्शन से पहले जो था वो रिजर्वेशन को लगभग 75% बना दिया गया था टोटल आफ्टर द कास्ट सर्वे, ठीक है। तो ये जो डिसीजन है इलेक्शन के बाद में पटना हाईकोर्ट ने ये क्या कर दिया, ये नलीफाई कर दिया कि आप जो कोटा है 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसको चैलेंज करने के लिए बेसिकली फिर से बिहार गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के पास में अर्जी लगाई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लाइन कर दिया है, ठीक है। तो जो पटना हाई कोर्ट का डिसीजन था वो भी सुप्रीम कोर्ट भी वही कह रहा है। तो इंटरिम स्टे का मतलब होता है रिलीफ मिलना। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार गवर्नमेंट को जो रिजर्वेशन बढ़ाने की बात कही गई थी उसमें कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया। तो 50% से ज्यादा नहीं किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज रिफ्यूज्ड टू स्टे द पटना हाई कोर्ट डिसीजन in increase in the reservation of SC ST backward classes and extremely backward classes from 50 to 65% and 10% जो है हमारा EWS कैटेगरी के लिए। और ये बेसिकली जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए होता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके लिए एडमिशंस के लिए ये किया जा रहा था। तो पटना हाई कोर्ट has set aside the amended reservations law in the Bihar which increased quota for Dalits, tribal, backward classes from 50% to 65%। इसको क्या कहा गया है, तो अल्ट्रा वायर्स कहा गया है। तो बहुत बार प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बैड इन द लॉ, ठीक है। ये टर्म्स जो है बहुत सिमिलर है। वायलेटिव ऑफ इक्वालिटी क्लॉज जो हम लोग ने बताया था, आर्टिकल नंबर 14, 15, 16 है ना, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। उस केस के लिए ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है। तो इसी यही कारण है पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर देने का, ठीक है। एंड द अमेंडमेंट हैज फॉलोड द कास्ट सर्वे, ठीक है। तो जो रिजर्वेशन बिल आया था बेसिकली कास्ट सर्वे के बाद ही हुआ था। और कास्ट सर्वे में पाया गया था कि ओबीसी और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का जो जनसंख्या है बिहार में लगभग 63% ऑफ द स्टेट का टोटल पॉपुलेशन है, while the SC and ST were stated to have announced more than 21% ऑफ द पॉपुलेशन। तो लगभग हमारा 85% जो पॉपुलेशन है वो रिजर्व कैटेगरी में आता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, ये बिहार गवर्नमेंट का टेक था, ठीक है। इससे पहले जो वीडियोस है उसमें मैंने डिटेल में रिजर्वेशन से रिलेटेड और जो कास्ट सर्वे से रिलेटेड सब कुछ डेटा दिया, तो उसे आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एंड आफ्टर द कोटास आर हाइक्ड, जैसा मैंने बताया टोटल जो रिजर्वेशन होता है बिहार में वो 75% होता है इंक्लूडिंग द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है। तो 25% ही सिर्फ बच जाता है जनरल कैटेगरी के लिए। मान लेते हैं 100 सीट का एग्जाम है तो उसमें 75 जो सीट होगा वो रिजर्व कैटेगरी होगा, बाकी जो 25 बचेंगे वो जनरल कैटेगरी देंगे, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं वो है बिहार फ्लड्स रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल प्रायोरिटी। तो ये पहली बार हुआ है कि बिहार के फ्लड्स को एक नेशनल प्रायोरिटी दिया गया है। ऑब्वियसली पता ही है क्योंकि बिहार का गवर्नमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जो प्रेजेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट है लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसको सपोर्ट करने में बिहार की गवर्नमेंट और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इसीलिए जो अभी का प्रेजेंट द गवर्नमेंट है ना, बीजेपी गवर्नमेंट, वो बिहार के स्टेट के लिए और आंध्र प्रदेश की स्टेट के लिए बहुत सारा कुछ अच्छे काम कर रही है, ठीक है, उसको खुश करने के लिए, ठीक है। एंड द यूनियन बजट ऑफ 2024 एलोकेटेड 11,500 crore फॉर हार्नेसिंग एंड यूटिलाइजिंग द वाटर्स ऑफ कोसी रिवर, ठीक है।
क्योंकि पता ही है कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो बाढ़ आने का चांसेस होता है, इसी रिवर के कारण होता है, इसके सहायक नदियों के कारण होता है। और पता ही है कोसी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करता है, कैसे फ्लो करता है, इसके कौन-कौन से ट्रिब्यूटरीज़ है, डिस्ट्रीब्यूटरीज़ है, कहाँ पर गंगा नदी में मिलता है, ये सब पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। और स्टैटिक जीके में आपने ये पढ़ा भी होगा कि रिवर से रिलेटेड क्वेश्चंस तो हमेशा ही आते हैं। तो ये रिवर से रिलेटेड वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और पता ही है कि सौरो ऑफ शोक ऑफ बिहार कहा जाता है कोसी रिवर को, ठीक है? तो इसको हार्नेस करने के लिए यहाँ से क्या हो सकता है, बहुत सारा हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कोसी रिवर, क्योंकि पानी बहुत होता है, ठीक है? फिर इरिगेशन पर्पस के लिए भी बहुत कुछ किया जा सकता है ना? तो फिर अगर रिक्रिएशनल पर्पस के लिए या वो जैसे वाटर से रिलेटेड वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, वो भी बहुत कुछ यहाँ पर अरेंज किया जा सकता है, क्योंकि ये साल भर यहाँ पर क्या होता है, ये जो तराई वाला क्षेत्र है वहाँ पर पानी जमा रहता है, तो बहुत कुछ वहाँ पर किया जा सकता है। इनकम जनरेट हो सकता है, इकोनॉमिक बूस्ट अप हो सकता है इस रीजन के लिए, ठीक है? तो अब देखा जाए आने वाले कुछ सालों में इसका फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि नेशनल प्रायोरिटी बता दी क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द सोर्स, इट वाज द फर्स्ट टाइम द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स इन बिहार वाज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल प्रायोरिटी, ठीक है? बिहार में आता है और असम में, दो ऐसे स्टेट है जहां पर हर साल ही बाढ़ आने का मैक्सिमम चांस हमेशा ही रहता है, ठीक है? एंड द स्टेट रिसीव सिग्निफिकेंट बेनिफिट डिस्पाइट नॉट ऑब्टेनिंग द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो इसके बारे में भी प्रीवियस वीडियोस में दो बार मैं बता चुका हूँ, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस डिमांड कर रहा था बिहार ने, तो वो तो नहीं मिला, लेकिन और भी कुछ बेटरमेंट मिला है, जैसे कि इंक्लूडिंग 4 एक्सप्रेसवे जो है वो बिहार में बनेंगे, 2 लेन ब्रिज ओवर गंगा रिवर ये बनेगा, पावर प्लांट बनेंगे, एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है? तो ये सब जो है एम्स, जैसे एम्स दरभंगा में बन रहा है, फिर एम्स हमारा ऑलरेडी पटना में बना हुआ है, चल रहा है, ठीक है? एडिशनली द बजट अनाउंस्ड an industrial node in Gaya, sports infrastructure and assistance for accessing fund from multilateral institutions। तो गया में, राजगीर, नालंदा में बहुत सारे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बन रहे हैं। फिर इंटरनेशनल क्रिकेट जो स्टेडियम होगा फ्रॉम बिहार, वो भी नालंदा राजगीर में सिचुएटेड है। जो अभी का वुमेन्स एशिया कप चल रहा है हॉकी का, वो भी कहाँ हो रहा है, तो बिहार राजगीर में हो रहा है, तो पहली बार हो रहा है। तो बिहार में बहुत कुछ धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बहुत बेनिफिट्स आएंगे आने वाले दिनों में। एंड साथ ही साथ में डेवलपमेंट प्लान फॉर विष्णुपद एंड महाबोधि टेम्पल, ठीक है, इन गया एज वेल एज राजगीर एंड नालंदा के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टअप के लिए, जिसको कल्चरल टूरिज्म को बूस्टअप करने के लिए। ये जो फोटो है विष्णुपद मंदिर की है, ठीक है? तो विष्णु भगवान से रिलेटेड बहुत कम ही मंदिर है ना? स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट मंदिर है, ठीक है, विष्णु भगवान का। एंड ये जो मंदिर है, विष्णुपद मंदिर हो गया, महाबोधि टेम्पल हो गया, रामायण सर्किट से रिलेटेड या बुद्धा सर्किट से रिलेटेड, बिहार में बहुत ज्यादा स्कोप है कल्चरल टूरिज्म को, रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, और धीरे धीरे इसमें बूस्टअप भी हो रहा है, ठीक है? जिस तरह से आपको जो हमारा काशी का विश्वनाथ टेम्पल है, कॉरिडोर है, महाकाल कॉरिडोर है, उसी तरह से बिहार में भी जो है यहाँ पर भी कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, क्योंकि विष्णुपद मंदिर के आसपास वाला एरिया जो है बहुत कंजेस्टेड रहता है, ट्रैफिक होती है, बहुत साफ सफाई नहीं रहती है। तो उसको ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट के लिए, जो पिलग्रिम्स आएंगे उनको बेनिफिट देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर पिंडदान भी होता है, तो बहुत ज्यादा ये पितृपक्ष के समय बहुत ज्यादा भीड़ होता है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टअप करने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बिहार पासेस बिल टू प्रिवेंट पेपर लीक्स। तो ये नेशनल लेवल पे तो नेशनल लॉ एक बन ही चुका है, उसी को देखकर मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में भी कि बिहार में भी आने वाला है। तो बिहार गवर्नमेंट हैज आल्सो पास द बिहार पब्लिकेशन एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल्स ऑफ 2024। सेम ही है, बस वहां पर नेशनल था, यहाँ पर बिहार पब्लिक एग्जामिनेशन से। बाकी तो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल सेम ही है नेशनल लेवल पर भी एंड इंडिया के लेवल पे। To curb the examination, question paper leaks and other malpractices in government recruitment examination in the state। ठीक है, तो चाहे वो स्कूल के एग्जाम हो, कॉलेज का हो, इंस्टीट्यूशन कोई भी हो, गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स होंगे, तो अगर ऐसे पेपर लीक से रिलेटेड या कोई भी माल प्रैक्टिस हो रहा है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो क्या क्या डिटेल्स है, ये जो डिटेल्स है लगभग जितना जो नेशनल लेवल पे है सेम थिंग ही है, बस फाइन का थोड़ा बहुत कम है। तो ऑल क्राइम्स अंडर दिस लॉ विल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल। ठीक है, कॉग्निजेबल का मतलब है कि जो पुलिस ऑफिसर होगा, जो अथॉरिटी होगा, वो आपको बिना वारंट का या बिना कोर्ट के ऑर्डर का भी आराम से वो जाकर पकड़ सकती है।
ठीक है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस में आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल भी आसानी से नहीं मिलेगा। अगर आपको पुलिस को अगर शक भी होगा आपके ऊपर तो वो उठा के लेकर जाएगा, थाने में पूछताछ होगी। ठीक है, तो इट इज अ कॉग्निसेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्ट्रिक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था और ये अच्छी बात है। इट डिफाइंस वेरियस ऑफेंसेस रिलेटेड टू अनफेयर मीन्स सच एज पेपर लीक्स, यूज ऑफ फेक वेबसाइट, कल्यूशंस विद द सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, आप अगर मिले भी हुए सर्विस प्रोवाइडर से, भले ही आपका कोई रिश्तेदार चीटिंग ना कर रहा हो, ठीक है, किसी के लिए पेपर आप लीक ना करवा रहे हैं, फिर भी अगर आप मिले हुए हैं सर्विस प्रोवाइडर के साथ, ठीक है, या आपको इंफॉर्मेशन पता है, तो भी उस पर कार्रवाई हो सकती है। एंड द बिल इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर द इम्प्रिजनमेंट टर्म्स टू 3 to 5 years। ठीक है, 3 से 5 साल का कारावास हो सकता है। एंड साथ ही साथ में फाइन जो है लगभग 10 लाख तक हो सकता है। तो जो नेशनल लेवल पर था उसमें करोड़ों की बात की जा रही थी, यहाँ पर लैक्स में बात की जा रही है। यही डिफरेंस है नेशनल और बिहार वाले लेवल पे। एंड इफ अ सर्विस प्रोवाइडर वेदर अ गवर्नमेंट एंटिटी और अ प्राइवेट एजेंसी, ठीक है, तो गवर्नमेंट जैसे आप सुनते आ रहे होंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो गया, ठीक है, या जो हमारा मान लेते हैं कोई भी इंस्टीट्यूशन है या कॉलेज में एग्जाम सेंटर है, ठीक है, वहां पर ही अगर कॉलेज वाला ही इन्वॉल्व है पेपर लीक में, तो उस कॉलेज को भी बंद कर दिया जाएगा 5 साल के लिए। जो है उस कॉलेज को या उस इंस्टीट्यूशन को, जो भी एजेंसी है जो भी कंडक्ट करा रहा है, उसको बैन किया जाएगा। ठीक है, फिर फाइन भी बहुत हेफ्टी अमाउंट ऑफ फाइन लगेगा। ठीक है, एंड फेस अप टू अ फाइन ऑफ 1 crore एंड 4 year टर्मिनेशन ऑफ इट्स सर्विसेज। ठीक है, 4 साल तक आपको वहां पर आपको फिर से दोबारा एग्जाम कंडक्ट करने की मिलेगा नहीं मौका। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको पूछे जा सकते हैं, मेंस में भी, आंसर राइटिंग में भी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है बजट से रिलेटेड, बजट 2024, क्योंकि इलेक्शन के बाद भी न्यू बजट पेश होता है, पता ही है। तो 26,000 करोड़ फॉर बिहार हाईवेज जो है एलोकेट किया गया है फ्रॉम द नेशनल बजट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन बजट 2024 फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया। तो निर्मला सीतारमन जी कितने सालों से ये बजट जो है अनाउंस कर रही है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग फिनेंस मिनिस्टर है at present, and announced an investment of rupees 26,000 crores in highway development projects in Bihar। तो जैसे पहले ही बता रहा था 4 एक्सप्रेसवेज बनेंगे, है ना, बिहार में। तो हाईवे डेवलपमेंट इन बिहार, गवर्नमेंट एम्स टू बूस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन बिहार by allocating funds for several projects such as पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे। ठीक है, और भी बहुत सारे एक्सप्रेसवे जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन भी है और उसको बढ़ोतरी मिलेगी। फिर स्पर्स विल बी कंडक्ट कनेक्टिंग बोध गया, राजगीर, वैशाली एंड दरभंगा। तो स्पर्स भी बनाए जाएंगे। बेसिकली स्पर्स आप इस फोटो में देख सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट इसको ज्यादा अच्छी से समझ पाएंगे कि बेसिकली एक स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं जो कि नदी में नदी की तरफ बाहर निकले हुए होते हैं, ताकि ये जो है फ्लड वाटर को कंट्रोल कर सके। और जो बैंक होता है, ठीक है, ये जो बैंक होता है रिवर के किनारे, उसको जो वहां से इरोजन होता है उसको कम किया जा सके, तो उसी को मेनली स्पर्स कहा जाता है। ठीक है, फिर एडिशनल 2 लेन ब्रिज ओवर गंगा रिवर भी बनाया जाएगा एट बक्सर। फिर पावर प्रोजेक्ट्स जो है लगभग 2400 मेगावाट पावर प्लांट जो है पीर पैती बिहार में ये बनाया जाएगा एट ए कॉस्ट ऑफ 21,400 करोड़। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से रिलेटेड। फिर वेरियस इम्पैक्ट्स ऑन कंपनीज क्या है, तो क्योंकि पता ही है कंस्ट्रक्शन होगा, अलग अलग जगह कंस्ट्रक्शन होगा, तो जो सीमेंट है या फिर लोहा है, स्टील है, या अलग अलग जो कंस्ट्रक्शन के सामान है, उसका डिमांड बहुत ज्यादा होगा। तो जो भी कंपनीज बना रही हैं, जैसे कि बिहार में बहुत ज्यादा फेमस है दालमिया सीमेंट्स, उनका डिमांड ऑब्वियसली बढ़ेगा, है ना। तो सीमेंट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री हो गया, कंस्ट्रक्शन जो भी मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। फिर लोग जो काम करेंगे उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जो बिहार के लोग बिहार में ही काम मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बजट से रिलेटेड जो स्टेटिक पोर्शन है हमारा, कि बजट एक्चुअल में तो कोई टर्म नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच बजट का, ठीक है, तो उसको मेनली कहा जाता है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, बजट को जो कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में कहा जाता है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये किससे है, आर्टिकल 112। ठीक है, फिर मनी बिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, वो किसका कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है, ये सब स्टैटिक पोर्शन रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक साल में
टोटल एस्टिमेटेड रिसीव्ड और एक्सपेंडिचर कितना होगा। और ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है स्टार्ट बेसिकली 1 अप्रैल से लेकर दूसरे साल के 31 मार्च तक होता है। ठीक है, ये तो बेसिक चीजें पता ही होगा, जिसमें क्या क्या होता है। तो एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड capital receipts, ways and means to raise its revenue, estimates of expenditure, फिर details of actual receipt and expenditure of the closing financial year and the reason for the deficit or the surplus in that year। ठीक है, तो पिछले साल का क्या रिसीप्ट था, एक्सपेंडिचर था, और साथ ही साथ में उसका डेफिसिट कितना था या फिर सरप्लस कितना होगा प्रेजेंट ईयर में, ये सब भी जो है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ये भी बताया जाता है। एंड द इकोनॉमिक एंड द फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कमिंग ईयर, ये भी बताया जाए कि नेक्स्ट साल में हमारी कितनी ग्रोथ होगी, क्या क्या फाइनेंशियल पॉलिसी हम लोग यूज करने वाले हैं, जैसे कि टैक्सेशन प्रपोजल, कितना परसेंट टैक्स लगेगा, टैक्स स्लैब्स क्या होंगे, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रेवेन्यू, स्पेंडिंग प्रोग्राम, कौन सी स्कीम में कितना लगेगा, रेलवे को कितना मिलेगा, डिफेंस बजट कितना होगा, हेल्थ हेल्थ का कितना होगा, है ना। तो ये सब कुछ जो है बजट में बताया जाता है। ठीक है, बजट से रिलेटेड हमेशा ही क्वेश्चंस आते हैं, बजट, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा ही फ्रेम किया जाता है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है बिहार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस डिनाइड। तो ये पहले भी मैं बताया कि बिहार डिमांड कर रहा था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बदले में बहुत और भी फैसिलिटीज जो है, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रीवियस वीडियो में बताया था क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है, अगर उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया जा सकता तो नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो हिमालयन स्टेट है नहीं, और बिहार में जो है ट्राइबल पॉपुलेशन भी उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये दो मेन कारण हो जाता है जिसके कारण बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया जाता है। ठीक है, एंड नो न्यू स्टेट्स वर बीइंग अवॉर्डेड द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एज प्रेजेंट बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, and Bihar is requesting for both special state status and distinct financial package भी ये डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो फिनेंशियल पैकेज भी डिमांड कर रहा है और ये स्टेटस भी। ठीक है, तो बिहार को ये दोनों ही नहीं मिला है एज सच। हाँ, बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन का काम ये सब जो है, वो जो अभी मैं बताया, वो सब जरूर मिला है। एंड द कॉल फॉर स्पेशल स्टेटस फॉर बिहार, ये जो था, ये जब से बिहार और झारखंड का विभाजन हुआ तभी से ये डिमांड शुरू हो गया है। एंड ये जो बनाया जाता है, ठीक है, कि किसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलेगा, ये इसके लिए गडगिल फॉर्मूला जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द इश्यू ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाज फर्स्ट डिस्कस्ड इन द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग इन 1969। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस सेशन गडगिल कमिटी proposed a formula for distributing the central assistance to state plans in India। तो गडगिल कमेटी ने ही ये बताया था कि कितना परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हर एक स्टेट को मिलना चाहिए, कितना प्रोपोर्शन मिलना चाहिए। तो ये जो था, ये गडगिल कमेटी में बनाया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कमेटी। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1969 में। और इससे पहले जो था, गडगिल कमेटी के पहले कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं था कि फंड एलोकेशन कैसा होगा, ग्रांट कितना होगा, है ना। तो ये सब नहीं हुआ करता था। एंड द गडगिल फॉर्मूला वाज रिसीव्ड which received NDC approval, क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अप्रूवल बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए। ठीक है, तो असम, जम्मू कश्मीर, नागालैंड को उस समय सेंट्रल असिस्टेंस मिलता था। ठीक है, एंड इन 1969 के टाइम पे क्या था? फिफ्थ फाइनेंस कमीशन था। तो ये भी इंपॉर्टेंट रखना, उस समय फिफ्थ फाइनेंस कमीशन था। एक्नॉलेज द हिस्टोरिकल चैलेंज फेस्ड बाय सर्टेन रीजन्स एंड इंट्रोड्यूस द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, क्योंकि जम्मू कश्मीर, नागालैंड, असम जो है, वहाँ पर बहुत सारे बैकवर्डनेस, ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत था, स्ट्रेटेजिक लोकेशन था, वहाँ पर डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसीलिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस आज भी उनको मिला हुआ है। तो दिस डेजिग्नेशन ग्रांटेड स्पेसिफिक डिसएडवांटेज स्टेट्स स्पेशल बेनिफिट्स इंक्लूडिंग सेंट्रल असिस्टेंस एंड टैक्स रिलीफ। ठीक है, तो ये बेनिफिट है इन सारे स्टेट्स को। एंड द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल then allocated central plan assistance to these states based on their status, and until the financial year 2014 and 15, 11 states with special category status enjoyed various benefits and states। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो है एट प्रेजेंट 11 स्टेट्स को मिलते हैं। तो हमारे 7 सिस्टर हो गया नॉर्थ ईस्ट के, एक सिक्किम हो गया, ठीक है, और बाकी हमारा हो गया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख।
ठीक है। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर अभी तो अलग अलग यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, लेकिन उससे पहले तो एक ही स्टेट हुआ करता था। तो आपको याद रखना है कि कौन सा यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। तो 11 स्टेट नहीं बोलकर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, और यहाँ और 10 हमारे स्टेट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इज दैट हाउएवर दिस डिसोल्यूशन ऑफ प्लानिंग कमीशन जब डिसोल्यूट हुआ 2014 के समय में, एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नीति आयोग इन 2015, ठीक है। तो उसके बाद नीति आयोग का फाउंडेशन हुआ, एंड द रिकमेंडेशन ऑफ द 14 फाइनेंस कमीशन रिजल्टेड इन द ग्रांट बेस्ड ऑफ द गडगिल फार्मूला, ठीक है। और 14 कमीशन के बाद 14 फाइनेंस कमीशन में गडगिल फार्मूला जो था उसको बंद कर दिया गया, ठीक है, इसको बंद कर दिया गया। अभी जो है वो जो ग्रांट मिलता है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू दिस स्टेट्स, वो गडगिल फार्मूला के अकॉर्डिंग नहीं मिलता है। Consequently, the share of the divisible pool allocated to all the states were increased from 32% to 42%। अभी जो है 42% जो है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट इन सारे स्टेट्स को मिलता है, ठीक है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये गडगिल फार्मूला, गडगिल कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे वो है एमएसपी फॉर मखाना, ठीक है। तो रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट हैज अर्ज्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिक्लेयर मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर मखाना, एन एक्वाटिक क्रॉप cultivated across the 10 districts in the state of Bihar, ठीक है। तो फॉक्स नट जिसको कहा जाता है, बहुत फेमस है मखाना, ठीक है, बिहार में तो फेमस है, लेकिन आज के समय में पूरे वर्ल्ड वाइड जो है ये बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, ठीक है। इसको सुपर फूड भी कहा जाता है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, हेल्थ बेनिफिट्स है इसीलिए। तो द स्टेट हैज रेज्ड कंसर्न अबाउट द शॉर्टेज ऑफ स्टाफ एट द दरभंगा बेस्ड इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च का एनआरसी जो है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना जो है, वो हमारा कहाँ पर है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना, दैट इज इन दरभंगा में है। और ये जो है बेसिकली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीएआर का एक सब्सिडेरी है, ठीक है। तो बिहार प्रोड्यूसेस अबाउट 85% ऑफ द कंट्रीज मखाना, ठीक है। और नॉट ओनली 85%, पूरे वर्ल्ड का भी कहा जाता है, ठीक है। इंडिया बिहार वाले रीजन में ही ज्यादातर मखाना प्रोड्यूस किया जाता है, एंड 85% ऑफ द पूरा कंट्री का जो है वो मखाना यहीं पे बनता है। अप्रोक्सीमेटली 10 लाख पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कल्टिवेशन एंड द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो हमारा सीमांचल वाला एरिया जो नेपाल से सटा हुआ है, मिथिलांचल वाला एरिया, वहां पर मखाना का खेती बाड़ी बहुत होता है, और बहुत सारे 10 लाख लोग लगभग जो है वो इन्वॉल्व है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में। And the NRC for Makhana started operating in the February 2002, but in 2005 it was merged with Icar uh, Research Complex for Eastern Region in Patna, resulting in the revocation to its national status, ठीक है। एंड इन मई 2023 में क्या हो गया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपग्रेडेड द रिसर्च सेंटर फॉर मखाना दरभंगा टू नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना की, अब इसको जो है 2023 में नेशनल स्टेटस मिल चुका है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना दरभंगा, एंड एक्सपैंडेड इट्स मैंडेट टू इंक्लूड अदर एक्वाटिक क्रॉप्स, ठीक है। अदर जो एक्वाटिक क्रॉप्स है वो भी इसी के अंदर में आएगा, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना, और साथ ही साथ जो मछलियां, ठीक है, वो भी सब आएंगे। तो बहुत सारे जो पान के वैरायटीज हैं, ठीक है, या फिर जो पानी फल कहा जाता है, ठीक है, जिसको बहुत जगह में सिंघाड़ा भी कहा जाता है, या चेस्टनट जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में, वो सब की खेती बाड़ी भी सब इसी के थ्रू ही होता है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। एंड द एनआरसी फॉर मखाना वाज ट्रांसफर्ड अंडर द आईकास एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग divisions and attached to Ludhiana based ICAR's सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके साथ अभी फिलहाल कोलैबोरेशन में ही काम करता है लुधियाना का इंस्टीट्यूट, जो कि सब जो है आईकार का ही सब्सिडियरी है, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, क्योंकि ये टॉप मोस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसी से सारे रिलेटेड है, ठीक है। एंड मिथिला मखाना जो है बहुत ज्यादा फेमस है, पता ही है, मिथिला मखाना और मखान बॉटनिकल नेम जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, यूरेल फेरोक्स सैलिसबी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरेल फेरोक्स, इसको फॉक्सनट भी कहा जाता है, ठीक है। इट इज ए, बहुत लोग इसको बोलते हैं कमल के फूल का होता है, लेकिन ये कमल के फूल का नहीं होता है एक्चुअल में, ठीक है। एंड इट इज अ स्पेशल वैरायटी ऑफ एक्वाटिक फॉक्सनट कल्टिवेटेड इन द मिथिला रीजन ऑफ बिहार एज वेल एज सम पार्ट्स ऑफ नेपाल एंड सम पार्ट ऑफ ऑल West Bengal also. Makhana is one of the three prestigious cultural identities of Mithila.
ठीक है, तो 3 इम्पोर्टेंट जो प्रेस्टिजियस आइडेंटिटी है पूरे मिथिलांचल एरिया का, कहा जाता है पान, मखान और माछ। ठीक है, तो पान तो मतलब पता ही है, बिटर लीफ, मखान मखाना है, एंड माछ यानी फिश। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी मिथिलांचल वाले लोग जो है वो इससे बहुत ज्यादा रिलेट कर सकते हैं, और जो भी भोज होता है या शादी होता है उसमें ये 3 चीज का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, और इसको शुभ भी माना जाता है। ठीक है, it is also very famous in the कोजागरा फेस्टिवल ऑफ मैथिल ब्राह्मण्स सेलिब्रेटेड फॉर द न्यूली मैरिड कपल्स। ठीक है, कोजागरा फेस्टिवल ऑफ मैथिल ब्राह्मण्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर से रिस्पेक्टेड, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड मखाना कंटेन्स प्रोटीन्स एंड फाइबर अलॉन्ग विद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड फास्फोरस, तो ये हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा है इसका। एंड साथ ही साथ में इसको जीआई टैग मिला 2022 में मिला, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीआई कितने टैग्स हैं बिहार से रिलेटेड, कौन कौन से प्रोडक्ट है, उसके लिए भी मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। आपको मैं आई वाले आइकन पे शो हो रहा होगा, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग और भी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।